इसराइल पर ईरान के हमले के बाद हमने देखा किस तरह से इसराइल एयर डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम मिसाइल्स को, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, उनसे खुद को बचाया। आखिर क्या है आयरन डोम और तमाम वो तकनीकें जिससे इसराइल अपना एयर स्पेस बचाता है, डिफेंड करता है? उस पर जानकारी के लिए हमारे साथ हैं जाने माने डिफेंस और स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट कर्नल अजय रैना, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं और जो प्रेजेंट वॉर जोन्स हैं उनको भी ये नजदीक से देख रहे हैं। कल रैना, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अ, ईरान यहाँ पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है, लगभग 180 से ज्यादा मिसाइल उसने दागी इसराइल के ऊपर, लेकिन जिस तरह का नुकसान वो करना चाहता था वो नहीं हुआ। तो कौन सी ऐसी तकनीकें हैं, चाहे वो आयरन डोम हो और दूसरे सिस्टम्स हैं, जिनमें इसराइल माहिर है और किस तरह से ये काम करते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। इसको समझने के लिए आप इमेजिन करिए कि आपके पास सर्दियों के मौसम में एक रजाई है, उसके ऊपर एक कंबल है, उसके ऊपर एक और कंबल है। मैं तीन कंबल इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे काफी सर्दी होती है, वहाँ हिमाचल में। तो जी। इस टाइप का तीन लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का। जो सबसे ऊपर है एरो वाला सिस्टम, जो एरो ग्रुप ऑफ, पूरा सिस्टम इसमें एरो 1 2 1 3 आते हैं। वो बड़ी दूरी रेंज पे जब ईरान से टेक ऑफ करेगा, अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे हम जानते हैं कुछ बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो स्पेस में जाके वापस आती हैं, जब बहुत हाई एटमॉस्फेयर में जाती हैं, जी। तो वहां पे उनको हिट कर सकता है। उसके बाद डेविड स्लिंग आता है, जो कि मीडियम रेंज, जो 3 350 किलोमीटर के ऊपर अगेन रास्ते में इंटरसेप्ट कर सकता है। एंड देन आयरन डोम लास्ट में है, जो बिल्कुल इंटीमेट है, जो कि इनको जो सबसे ज्यादा थ्रेट थी हिजबुल्लाह और हमास, जो दिन रात इन पे रॉकेट फायर करते थे। और वो रॉकेट फायर हमने देखेंगे, कई रॉकेट्स तो पानी की ट्यूब से पानी की पाइप को काट के बनाए गए थे, क्रूड वाले। उनको टैकल करने के लिए आयरन डोम। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि पिछली बार भी ईरान ने हमला किया था, उससे पहले रॉकेट्स का तो फायर होता ही रहता है इनके ऊपर, हिजबुल्लाह से और हमास से। लेकिन इस बार ईरान ने अपने को, उन्होंने लास्ट टाइम जब अटैक किया था उन्होंने कहा था कि हमने अटैक किया इसलिए नहीं कि नुकसान हो, हम समझना चाहते थे कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं। तो इस बार उन्होंने क्या किया कि पिछली बार उनको समझ आ गई कि ड्रोन्स हो गए, लो स्पीड के रॉकेट्स हैं जिनको 12 8 9 घंटे लगते हैं ईरान से इसराइल में आने के लिए, उनको इंटरसेप्ट करना इसराइल के लिए बहुत आसान है, बिकॉज सेटेलाइट ऊपर से वॉच करते हैं। और ये सिस्टम जो है ना, जो हमने तीनों लेयर की है, ये सेटेलाइट से इंटीग्रेटेड है। आंखें ऊपर है उनकी आसमान में, और देन सिस्टम ऐसे करता है। जी। तो उन्होंने इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर की, जो कि 6100 6200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती हैं, जो कि काफी बड़ी स्पीड है। और जो 9 घंटे में वो पहुंचती थी, अभी ये 12 मिनट में पहुंच रही है। तो इसराइल के पास वो जो रिएक्शन की विंडो है, वो कम हो रही है। और आने वाले हम्म। दिनों में इसराइल के पास अभी और, ईरान के पास अभी और इस किस्म की मिसाइल्स हैं जो इससे भी बेटर हैं। सो ये हम्म। चैलेंजिंग होगा, बिकॉज जब 200 प्रोजेक्टाइल आपके ऊपर से आ रहे हैं और आप यहाँ से 200 प्रोजेक्टाइल फायर करके उनको रोक रहे हो, तो हर प्रोजेक्टाइल जो आप फायर कर रहे हो उसकी भी बड़ी कीमत है। लाखों डॉलर, मिलियन डॉलर्स में जाती है। जी। तो एक कंट्री कितनी, और इसराइल इसराइल की इसी सेंसिटिविटी पे ईरान खेल रहा है। ईरान के पास क्वांटिटी है और क्वालिटी का मिक्स है। हम्म। इसराइल के पास क्वालिटी है बहुत अच्छी, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो इसको हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग जोन में जाते हुए देखते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम, अगर जैसे इसराइल ने कहा कि वो करेंगे रिटेलिएट, और उसके बाद बाद में जब ईरान रिटेलिएट करेगा, उस टाइम क्या इम्पैक्ट है वो देखने वाला होगा। बिकॉज विद एवरी पासिंग डे, इनके जो डिफेंस की मिसाइल्स हैं जो रोकती हैं उनको जाके, वो भी तो खर्चा हो रही हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना। और ये ऐसा तो नहीं है कि आप किसी गली मोहल्ले में बना सकते हैं, ये बड़ी हाईटेक इक्विपमेंट है, बहुत महंगा इक्विपमेंट है। पर यूएसए की सपोर्ट है, तो लगता है कि इसराइल विल टाइड ओवर इट। लेकिन ये बढ़ता जाएगा, ये मुझे लग रहा है कि अगली बार। और इस बार थोड़ा इम्पैक्ट हुआ भी है, क्योंकि ईरानियन मीडिया को अगर आप देखेंगे, वो कुछ वीडियो, अभी आजकल तो वीडियो भी विश्वास करना बहुत मुश्किल है, आपको पता है डीप फेक हो जाता है। लेकिन जो एक हम्म। मोसाद के हेडक्वार्टर से 100 फीट जो पार्किंग लॉट में 30 मीटर का एक क्रेटर है, वो दर्शाता है कि कुछ मिसाइल्स इम्पैक्ट की थी। मरे नहीं है लोग इसराइल में, इतनी डैमेज नहीं हुई है, लेकिन इम्पैक्ट हुआ है, लैंड की है मिसाइल्स, अनलाइक लास्ट टाइम। इसके अलावा जो इन्वेजन की बात हो रही है, ग्राउंड इन्वेजन चल रहा है इसराइल की तरफ से, चलेगा अगर लेबनान के अंदर, तो वो कितने दिन तक चलेगा? क्योंकि जो एयर सिस्टम है, एयर अटैक सिस्टम्स हैं, उस पर ज्यादा रिलाय करता है इसराइल। जी 2 बार पहले जा चुका है इसराइल। 1982 में गया था तो बेरूट पहुंच गया था, उस टाइम तो हिजबुल्ला था अब नहीं, उस टाइम बेसिकली पीएलओ के हम्म। साथ प्रॉब्लम थी। 2006 में जब इसराइल गया, तो बड़ा कष्ट इनको सामना करना पड़ा था, काफी मुश्किल हुआ था, क्योंकि हिजबुल्ला ने उस टाइम तो कम और अभी बहुत ज्यादा उस
उस इलाके को अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। सेट करने का मतलब ये है कि एक पहाड़ी इलाके में अगर आप सुरंगें खोद लेते हैं, आप बंकर्स बना लेते हैं, और जहाँ पे भी जाने आने के रास्ते हैं वहां पे आप माइंस लगा लेते हैं, तो फिर आपने उस हम्म, इलाके को एक लड़ाई के लिए सेट कर दिया। तो वो हिजबुल्लाह ने किया हुआ है। और आप देखेंगे कि ये जो हिजबुल्लाह को टारगेट किया है इसराइल ने, पेजर्स के साथ हमने बात की लास्ट टाइम में, वो जो हुआ है उसकी उसका रीजन 2006 जी से जो हिजबुल्लाह ने इनको आगे से चुनौती दी थी लेबनान के अंदर, तब से इसराइल ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया था। तो इस बार भी इज गोइंग टू बी वेरी टफ। लेकिन जो ईरान ने इसराइल ने डिक्लेयर किया है कि हम उस रिवर तक, लेटिना रिवर तक जाना चाहते हैं, वो तो काफी अंदर है। उसके जाने का मतलब ये है कि उस वहां पहुंच जाता है, अगर इसराइल पहुंच जाता है तो वहां से फिर रॉकेट्स जो हिजबुल्लाह फायर करता है इसराइल इसराइल को कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपके क्वेश्चन का जवाब बड़ा मुश्किल है देने का। कब तक, कितने दिन, वेरी डिफिकल्ट टू से। बिकॉज एरियल बम्बार्डमेंट, एरियल एक्शन जो इसराइल की बहुत ज्यादा ताकत है, उसकी भी एक लिमिटेशन है, खास करके जब पहाड़ों में और जब टेरेन सीधी नहीं है, छुपाव है, नदी है, नाले हैं, तो उसकी एफिकेसी थोड़ी कम हो जाती है। तो फाइनली ग्राउंड पे बूट हम्म, ला के लड़ना पड़ता है, और कल इसराइल की कैजुअलिटीज हुई हैं। तो ये बड़ा एक स्लॉगिंग, लॉन्ग स्लॉग होगा अगर इनको वहां उस दरिया तक पहुंचना है नॉर्थ में। तो इसमें महीने भी लग सकते हैं, मतलब दिनों की बात नहीं है। क्योंकि हिजबुल्लाह, मैं आपको दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ है, उनकी लीडरशिप खत्म हुई है। जी 90% से ज्यादा हिजबुल्लाह, जिनके 1.5 लाख काडर हैं, और वो सारे इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं, बिना हुक्म के लड़ने के काबिल हैं, वो लड़ पड़ते हैं, वो लड़ाके हैं, उनको तो मर के जन्नत जन्नत में हुरों के पास जाना है। तो वो इंटैक्ट है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, काफी कठिन होगा। हर दिन बदल रही है, ऐसे में भारत के लिए कितना इसका असर हम देखेंगे आने वाले दिनों में, जब ईरान भी अब इस लड़ाई का है तो। जी, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो हमें देखेंगे कि ये उस इलाके में बढ़ रहा है जहाँ पे दुनिया की एनर्जी की सप्लाई जाती है, जहाँ पे ईस्ट वेस्ट का ट्रेड रूट उस इलाके के बगल से निकलता है। स्वेज कैनाल है, उसके बाद हमने देखा हूतीज ने क्या किया रेड सी में। तो ये हमारे एक्सपोर्ट को बड़ी बुरी तरह से इम्पेक्ट करेगा, हमारे क्या पूरी दुनिया के ट्रेड को करेगा। लेकिन जो क्रूशियल चीज, जो एनर्जी हमारी डिपेंडेंस है, जो कि हम सारी की सारी बाहर से इंपोर्ट करते हैं तेल, उसमें हमारे पास असर पड़ेगा। लेकिन हमारे पास फिर हमारा पुराना दोस्त रशिया है, और वो इस जोन से काफी, उसका ट्रेड रूट टोटली डिफरेंट है। उसका ट्रेड रूट हमें पता है चाइना के ईस्ट से आता है, पैसिफिक को टच करते हुए। तो हमारी एनर्जी का मुझे लगता नहीं इतनी डिस्ट्रप्शन होगी। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो रशिया भी महंगा तेल बेच के और खुश है, हमारा हो जाएगा। ओवरऑल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन आएगी, और इंडिया में भी आएगी, बाहर भी आएगी, हमारी थोड़ी कम आएगी बिकॉज हमारा तेल आता रहेगा। लेकिन जब एक्सपोर्ट पे प्रॉब्लम पड़ेगी तो फिर हमारे ट्रेड पे, जीडीपी पे, हमारा जो लेन देन है दूसरे देशों के साथ, जहाँ से हम डॉलर अर्न करते हैं, उस पर फर्क पड़ेगा, हमारे फॉरेक्स पे फर्क पड़ेगा। जी, और काफी भारतीय भी उस इलाके में रहते हैं। जी, 90 लाख के आसपास तो वेस्ट एशिया में है। उसके लेबनान के अंदर भी हैं, इसराइल में भी हैं। तो उनकी सेफ्टी, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे हमने देखा था कि यूक्रेन से निकाले थे स्टूडेंट्स, पर उनके नंबर्स बड़े कम थे, और 90 लाख लोगों को निकालना हम्म, इतना आसान नहीं होता। हम उम्मीद करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इतना ना फैले, और बाकी जो देशों में हमारे भारतीय काम कर रहे हैं, जैसे सऊदीज में हैं, इराक में भी कुछ लोग हैं, कतर में हैं, वो इस आग से दूर रहें तो ठीक रहेगा। अदरवाइज बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं। कल रहना एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है पूरी दुनिया में, भारत उससे सीखता है, लेसन्स लेता है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, या अब जो इसराइल में हो रहा है, ईरान है, पेजर अटैक है, वॉकी टॉकी है। तो भारत इसके लिए कितना तैयार है? क्या हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इस तरह की मिसाइल्स के हमले को रोकने के लिए सक्षम है? जी, पेजर की तो मैंने बात की थी कि हमें कुछ करना पड़ेगा अपने आत्मनिर्भरता, वो पिछले टॉक में हमने बात की थी। मिसाइल्स में हम अपने कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं, इसराइल की तरह स्थिति हमारी नहीं है कि इसराइल बड़ा छोटा देश है और चारों तरफ से घिरा हुआ है। हमारे यहाँ पे ये है कि हमारा बहुत बड़ा देश है, और हमारा ट्रबल नेबरहुड है। लेकिन उन ट्रबल नेबरहुड में भी इतनी ज्यादा भी कोऑर्डिनेशन नहीं है कि सारे चारों तरफ से लड़ाई हमारे ऊपर आ जाएगी। में भी चाइना और पाकिस्तान का अपना भी आपको पता है इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। पर नेवरदलेस वो फायर करेंगे। हमारे पास एयर डिफेंस कन्वेंशनल तो ऑलरेडी है, जो हमने पुरानी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जब 99 का कारगिल का जो लास्ट हुआ, उसके बाद पराक्रम के टाइम पे जब फौज मोबिलाइज की, तो हम उसमें सेल्फ कंटेन्ड है। उसके अलावा जो मिसाइल सिस्टम जो हमारे प्रोफेसर कलाम आजाद साहब ने बनाया था, तो वो, उनका धन्यवाद देते हुए मैं कहूंगा कि हम काफी ठीक हैं इस अपने कॉन्टेक्स्ट में। हम वहां तो नहीं पहुंचे जहां हमें होना चाहिए आइडियल, बट हम इतना दूर भी नहीं है कि वो नजर ही नहीं आ रही मंजिल। और ये जो जैसे आपने कहा, भारत सीख रहा है,
तो हम लोग भी, सबको समझ आ रही है कि ड्रोन्स का क्या महत्व होने वाला है, इसलिए आपने देखा होगा कि ड्रोन में डेवलपमेंट में काफी जल्दी हो रहा है। S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे बिल्कुल ही वाइटल एरियाज को जी प्रोटेक्ट करेगा रशिया से, उसके आने के बाद हमारा हो जाएगा। आई थिंक वी आर गुड, इसमें कुछ चिंता का विषय नहीं है। और थोड़े से समय के अंदर हम लोग ये सबक सीख के फोकस उतना होगा तो नेचुरली हम पहुंच जाएंगे अपने मंजिल तक जहां हमें पहुंचना चाहिए। जी। जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे ऐसे ही जानते रहेंगे कि क्या हो रहा है वॉर जोन में और किस तरह के इम्प्लीकेशंस भारत के ऊपर हो रहे हैं। आज तक पर अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।